हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सेगमेंट। आज हमारे चैनल के गेस्ट 2005 बैच के डीवाईएसपी नीरज चंद्राकर सर हैं, जो बिलासपुर में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हम जानते हैं उनकी सीजीपीएससी जर्नी के बारे में और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के बारे में, कैसे किस प्रकार से काम होता है। तो चलिए आइए मिलते हैं सर से। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं नीरज चंद्राकर, एडिशनल एसपी यातायात बिलासपुर अभी पदस्थ हूँ। सर मैं आपके फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर। मैं धमतरी जिले के एक छोटे से कस्बे कुरूद का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर कहेंगे तो मेरे पिताजी एक किसान थे और मेरे एक बड़े भाई हैं जो वहाँ पे रहकर भी किसानी का काम देखते हैं। और मेरा पूरा परिवार जो है वहाँ पर अन्य जो लोग हैं वो सभी पारिवारिक जो बिजनेस है उसमें या खेती में है। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो सरकारी नौकरी में मैं काम कर रहा हूँ। सर बेहद साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड है आपका, फिर पुलिस सर्विस में आने का कैसा आपका रहा? पुलिस सर्विस में आने के पीछे रीज़न ये है कि मेरे पिताजी, क्योंकि पहले जब कलेक्ट्रेट में जॉब में थे पहले और उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ के जाके वहाँ पे खेती और बिजनेस का काम किया था, तो उनका कहना था कि जो सरकारी पद होते हैं वो खासकर कलेक्टर और एसपी का नाम लेते थे। उनका कहना था कि जब कलेक्टर और एसपी का हम लोग देखते थे तो लगता था कि एक आम इंसान नहीं, ये भगवान के रूप में होते हैं। तो उनकी मन की इच्छा थी कि मैं इस फील्ड में जाऊं करूं। तो मैंने पीएससी की परीक्षा दी और पहले बार के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और पहली बार में मैं डीएसपी के पद पर चयनित हुआ। कौन सी बैच थी सर आपकी? 2003 का जो पीएससी था और 2005 में उसका रिजल्ट आया था। तो पुलिस के हिसाब से अगर देखें तो 2005 का बैच हमारा कहलाता है। मतलब रिसेंटली आप एसपी बनने वाले हैं सर? हाँ देखिए, अभी वो तो विभागीय प्रक्रिया है कि जब कभी ऐसा समय आएगा तो निश्चित रूप से हमको प्रमोशन मिलेगा। और ये तो एक विभागीय प्रक्रिया होती है, समय पर जिसका अधिकार होता है उसको प्रमोशन मिलता सर मैं ये डीएसपी का प्रमोशन चैनल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि कैसा रहता है आपका प्रमोशन चैनल? है। डीएसपी जो सीधे भर्ती से आते हैं, जो डीएसपी पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उनको करीब 7 या 8 साल के बाद में एडिशनल एसपी के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे पद रिक्त होते हैं और समय के हिसाब से उनको एडिशनल एसपी पर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद में एक समय आता है जब वो लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। उसके पश्चात जो वैकेंसीज होती हैं, जो पद होते हैं, पद खाली होने के हिसाब से फिर वो आईपीएस अवार्ड किया जाता है और उसमें एक लंबा समय लगता है, जिसके बाद आईपीएस अवार्ड स्टेट कार्ड के लोगों को हो जाता है। अप्रॉक्स ड्यूरेशन क्या रहता है सर? उसके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है, वैकेंसीज के ऊपर होते हैं कि कितने पद खाली होते हैं, उसके हिसाब से उसमें प्रमोशन दिए जाते हैं। कहीं पर 20 साल लगता है, कहीं पर 23 साल लगता है, कहीं पर 18 साल में भी हो जाता है। तो वो वैकेंसीज के ऊपर होता है कि कब वो आप किसी जीपीएससी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा सर? निश्चित रूप से मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ जहाँ पर मैं बीए किया हूँ। सामान्य ग्रेजुएशन था मेरा। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास में एक ब्लैंक स्थिति थी कि करूँ क्या। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि यार तुम एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लो, जबकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था, बट पिताजी ने कहा है तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। रायपुर में मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर से ब्लैंक स्थिति थी कि अब क्या करूं। तो उसके बाद मैंने पिताजी से फिर पूछा कि क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि जब मैं कलेक्ट्रेट में जॉब में था तो देखा था कि जब आईएएस आईपीएस आते हैं, कलेक्टर एसपी साहब लोग आते हैं और उसमें लाल बत्ती लगी होती थी। तो जब आते थे तो पूरे कर्मचारी हम लोग जाके खिड़की से चिपक जाते थे और देखते थे कि ये आम इंसान तो नहीं होते, कोई ना कोई भगवान के रूप होते हैं। तो उनके प्रति एक मतलब वो निष्ठा उनकी बनी हुई थी कि एसपी और कलेक्टर जो होते हैं बड़े पद के होते हैं, इस प्रकार से ये बड़ा पद है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसे कुछ कोशिश करो, तुम भी प्रयास करो और जाके अगर बन सकते हो। तो मेरे परिवार में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। मैं जिस कस्बे को बिलोंग करता हूँ वहां से भी प्रशासनिक फील्ड में बहुत ही कम लोग थे। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, लोगों को लगता था ये बहुत टफ टास्क नहीं हो पाएगा। बट मैं रायपुर में एडमिशन लिया। मैंने जैसे ही मैंने वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो एग्जाम होना बंद हो गया। 3 साल तक एग्जाम नहीं हुआ। अब एक बोल सकते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति, घर में वापस बिजनेस और इसमें तो शामिल हो नहीं सकता, मैं खेती बाड़ी में जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो तैयारी करने आया हूँ। तो मैंने इसी बीच में एक वैकेंसी देखी कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के टीचर की एक वैकेंसी निकली थी। मैंने उसमें अप्लाई किया तो मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं टीचर के रूप में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो उन्होंने काफ़ी डांट लगाई। उनका कहना था कि मैं तो कलेक्टर बनाना चाहता था, तुम टीचर बनकर संतुष्ट हो तो तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि जैसे एग्जाम का आएगा समय, वैकेंसी आएगी, मैं छोड़ दूंगा और आप जो चाह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा। तो 3 साल बाद में वैकेंसी आई तो मैंने वो जॉब, टीचर की जॉब भी छोड़ दी। और पहली बार प्रीलिम्स, पहली बार मेंस, पहली बार इंटरव्यू, पहली बार में ही मैं डीएसपी के पद पर सेलेक्ट हो गया। तो ऊपर वाले की कृपा रही और पिताजी की जो इच्छा थी
उसको मैं पूरी करने में सफल रहा। और जब पहली बार अपनी गाड़ी में पीली बत्ती मेरी गाड़ी में लगी थी, जब पिताजी को बिठा के घुमाया, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वैसा ना तो कभी पहले था, ना वैसा कभी बाद में आ सकता। तो पिताजी की इच्छा के कारण कह सकता हूँ, या पिताजी के जो सपने थे, उसको मैंने जब अपना सपना बनाया और अपने इच्छा के साथ जुड़ा, तो पहली बार में ही सफलता मिल गई और मैं डीएसपी के पद पर चयनित हो गया। सर यही चीज़ मैं अपने अभी जो यूथ तैयारी कर रहे हैं, अभी कभी कभी होता है सर, अभी भी होता है सीजीपीएससी में, कभी प्रीलिम्स लेट हो जाते हैं, कभी मेंस हो जाते हैं, कभी इंटरव्यू का सही से टाइम नहीं आ पाता है। तो एक साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं होता अभी भी गैप में, तो बच्चे काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। आपके साथ तो 3-3 साल हो गया सर। बिल्कुल। तो ऐसे जो बच्चे कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये कहना कि अगर आपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य तो किसी और ने बना के दिया नहीं, लक्ष्य आपने बनाया है कि मुझे इस पद पर जाना है या ये करना है। तो जब उस पद पर जाना है आपको, तो ये मान के चलिए कि फिर उस बीच में सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, सब चीज को भूल जाइए। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए, स्वयं आप क्या कहते हो और आपके माता पिता क्या कहते हैं। क्योंकि आपके माता पिता से बढ़कर दुनिया में कुछ होना नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आज जीवन में जो भी हूँ, सिर्फ अपने माता पिता के कारण हूँ। तो मेरे पिताजी ने इच्छा की, मेरे पिताजी ने वो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम पढ़ लो, उन्होंने लिबर्टी दी, आज मैं इसके कारण से इस पद पर आया। तो जब आपके पास भी इस प्रकार से आए, कई बार ऐसा होता है कि सफलता आवश्यक नहीं कि पहली बार में जैसे मुझे मिला हर किसी को मिल जाए। कोई पहली बार में प्रीलिम्स क्रॉस करता है, मेंस में रुक जाता है, फिर अगली बार में मेंस और प्रीलिम्स सब कुछ अच्छा रहा तो इंटरव्यू में रुक जाते हैं। तो वहां पे भी डिप्रेशन की स्थिति आती है। 3 साल जैसे वैकेंसीज नहीं आई, मेरे अंदर भी वो डिप्रेशन आया था, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन की एक स्थिति है। उस बीच में ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने अपना ऑप्शन ढूंढा कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में चले गया, तो उससे सोसाइटी में जो एक क्वेश्चन उठता था मेरे ऊपर कि तुम करते क्या हो, मैं बताने का था कि मैं टीचर हूँ। मेरे को फाइनेंशियली वहां से कितना मिलता है महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण ये था कि मैं एक टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, सोसाइटी पे मेरे को उस चीज में, और मेरे को ये था कि जो चीजें मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी पढ़ाई से जुड़ा हुआ प्रोफेशन था, कोई अलग प्रोफेशन था नहीं। इसके अतिरिक्त मैं एक कोचिंग संस्थान में था, क्योंकि टेस्ट वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छे, तो उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ाओगे, तुम्हारे उस कोचिंग संस्थान में भी मैं एज अ फैकल्टी काम किया, मैंने वहां पे पढ़ाया। और उसका फायदा ये हुआ कि स्कूल में पढ़ाता था दिन में, शाम को समय कोचिंग पढ़ाता था। जब दोनों समय सिर्फ पढ़ने की बात होती थी, तो मेरे लिए काफी फायदेमंद था। और वो चीज जब पहले बार एग्जाम क्लियर करने में वही दोनों की भूमिका रही कि मैं लगातार पढ़ाई के टच में बने रहा। तो जो भी यूथ इस प्रकार से अगर इनके अंदर डिप्रेशन आता है, तो मैं तो कहता हूँ अगर उनका पैशन सिंगिंग है तो सिंगिंग करते रहो, 2-4 वीडियो बना लो, यूट्यूब में डाल दो, आपको अपने आप से संतुष्टि मिलेगी। मेरे वीडियो पे इतने लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, कहीं ना कहीं से आपको संतुष्टि मिलेगी और आपका जो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन है वो दूर होगा। मतलब कुल मिला के आप अपना एक अच्छा पैशन का मतलब गलत चीजों के साथ जुड़ना नहीं, पैशन मतलब वो चीजें जो आपके मन को सुकून दे, ऐसे जुड़िए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, परिजनों को अपने कॉन्फिडेंस पर रखिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सर एज ए ट्रैफिक एडिशनल एसपी आपकी क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? एज अ ट्रैफिक एडिशनल एसपी पूरे जिले में, बिलासपुर जिले में जो भी यातायात से संबंधित जो भी कार्य है, एक स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिससे यहाँ के लोग, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों का इन्हीं सड़कों से आना जाना होता है, तो उनको एक सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना, और ये भी कि वो वॉयलेशन जो करते हैं, ट्रैफिक रूल को वॉयलेशन करने वाले, उन पर कार्रवाई करना, ये सब भी एक व्यवस्था होती है, जिसके तहत मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आम जनता को कहीं पर भी आने जाने में तकलीफ ना हो, ये एक एडिशनल एसपी ट्रैफिक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन, उनके निर्देश पे लगातार हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। सर आपका क्या रहता है, डेली रूटीन क्या रहता है? हाँ, डेली रूटीन वही होता है कि ऑफिस का एक शेड्यूल टाइम है जिसके हिसाब से आना होता है, और पुलिस के पास में टाइमिंग का तो कोई रहता नहीं कि जब कभी, क्योंकि वीआईपी विजिट अगर होते हैं तो अभी किसी भी समय तक भी रहता है, तो उसमें पुलिस के साथ तो 24/7 ही ड्यूटी रहती है। तो इसमें भी यही है कि 24/7 ड्यूटी रहती है इसमें, क्योंकि देर रात तक आवागमन चलते रहता है सड़कों से, और अगर देखेगा आउटर पे हाईवेज में बड़ी गाड़ियां चलती है, तो वो सब भी मॉनिटरिंग करना रहता है। तो लगातार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी जो थाने की पुलिसिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही 24/7। सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ के बाद अगर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है तो ट्रैफिक पुलिस की है, और आप उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सर? निश्चित रूप से ट्रैफिक एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि जो हमारे ट्रैफिक के जवान होते हैं वो चौक चौराहे पे जो खड़े होते हैं, वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की उनकी ड्यूटी रहती है। उस दौरान जितने भी व्हीकल्स जाते हैं, उससे जो धुआं आता है, उसका पोल्यूशन भी उनको झेलना पड़ता है। साथ में क्योंकि शरीर लंबे समय तक धूप, धूल, इन चीज़ों से उसका सामना होता है, तो स्वास्थ्यगत चैलेंजेस भी उनके सामने रहते हैं। उन स्वास्थ्यगत चैलेंजेस को का सामना करते हुए वो आम जनता के लिए एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हो, एक स्मूथ उनका आना जाना हो, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से उस चैलेंज में पुलिस के जवान भी पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं। वो अपने सेहत का जो भी ध्यान रखने की जो कोशिश होती है वो करते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग तो रहते हैं, परंतु इसके उपरांत भी कभी कभी उनके स्वास्थ्य के लेकर भी प्रभाव पड़ता है, जिसका समय समय पर निराकरण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रैफिक के जवान, निश्चित रूप से एक ट्रैफिक का काम काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है,
वहाँ पर 24/7 लोगों की अपेक्षाएं होती कि कहीं पे जाम पे ना फंसे और हमको एक स्मूथ ट्रैफिक मिले, तो उसके लिए वो जवान लगातार कार्यरत रहते हैं। सर एक चीज़ और भी है कि लोगों की पुलिस से ज़्यादा शिकायत रहती है, पुलिस में भी खासकर कभी कभी ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस है। तो सर आपका काम तो काफ़ी चैलेंजिंग है ही, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कोई आदमी कोसने लग जाते हैं। तो देखिए, आदमी की अपेक्षाएं तो हमसे बहुत ज़्यादा रहती है, सब चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रैफिक हो, हम आसानी से अपनी जगह पे पहुंच सकें। लेकिन आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि इस बिलासपुर शहर के अंदर में प्रतिदिन कम से कम 60 से 70 हज़ार ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं। हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, वहाँ पर हम लोगों ने एक आईटीएमएस हमारा बना हुआ है, जिसमें यहाँ बिलासपुर के 22 चौक चौराहे ऐसे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने कैमरा लगा के रखा है। जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं, वो उसमें कैमरे में कैद हो जाता है। तो ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार लोग। तो अगर आप जो कहते हैं कि पुलिस के ऊपर जो कभी-कभी आरोप प्रत्यारोप, तो वो चलते रहता है, लेकिन इस चीज़ में ट्रैफिक अगर कहीं पे बाधित होती है, तो उसके लिए जनता भी आम जनता भी ज़िम्मेदार है। उनको भी ट्रैफिक सेंस का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। जी सर, पनिशमेंट जैसे पुलिस पनिशमेंट बेस्ड काम करती है, जैसे सर आपने चालान करा, 1000 रुपये का चालान आया, तो जैसे मैं देखता हूँ महानगरों वगैरह में, वहाँ तो सर पनिशमेंट को प्रिवेंशन में बदल देते हैं, या 1000 रुपये का चालान तो बदले, चालान नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो बदले में आप ये काम करिए, ट्रैफिक पुलिस का या पुलिस डिपार्टमेंट का 1 दिन का 2 दिन का ये आपको टास्क मिला, ये आपको करना है। क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट अपने बिलासपुर में भी है सर? अभी देखिए, आईटीएमएस के जब कैमरे आए, ऑनलाइन चालान की हम लोगों ने शुरुआत की। इस साल में ही अभी 10वां महीना चल रहा है। अभी तक करीब 4 करोड़ से ऊपर रुपए की चालानी कार्रवाई उनके ऊपर हो चुकी है। जी। लेकिन ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन में अभी भी अगर आंकड़े में देखेंगे, तो परसेंट में देखेंगे, तो 2-5% की कमी आई। जी। फाइनेंशियली लोगों का लॉस हो रहा है, उसके बावजूद वो रूल्स रेगुलेशन का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि लोगों को किसी अन्य रूप में उनको पनिशमेंट दिया जाए जिससे वो सुधर सके। तो बताइए कि अगर हेलमेट अगर किसी को फ्री में दिया जा रहा है, अगर पहनने के लिए दिया जा रहा है, आपको उस हेलमेट में जो आपको 500 रुपए का जो चालानी कार्रवाई होती है, उससे भी बचने के लिए दिया जा रहा है। उसके बावजूद हेलमेट बैंक से हेलमेट उठाने वाले लोगों या हेलमेट का उपयोग करने वालों की संख्या कम है। मतलब वो फाइन देने को भी तैयार हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। हेलमेट कोई पहनाना चाह रहा है तो भी लोग तैयार हैं। तो इसको किस रूप में लें? अगर इसको देखा जाए तो ट्रैफिक के नियमों के अनुसार हम देखें तो हमारी सख्ती जारी है। हम 4 करोड़ से ऊपर का लोगों के अंदर में चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ट्रैफिक वायलेशन अगर 50,000 40,000 अगर लोग कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आपके अंदर ही सेंस जागरूक करने की ज़रूरत है। अपने आप की चेतना जगाने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर की चेतना जगाइए और बताइए कि आप एक सभ्य नागरिक हैं। इस सभ्य शहर के अंदर, इस सभ्य समाज के अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन बने उसका मैं पालन करते हुए स्वयं भी दुर्घटना से बचूं, अन्य लोगों को भी एक अच्छा ट्रैफिक या एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करा पाऊं। तो इसके लिए एक चेतना जगाने की आवश्यकता है और वो चेतना जागेगी धीरे धीरे करके, लोगों के बीच में आ रही है। अगर अभी भी देखें तो क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और उसमें से लाखों की संख्या में अगर जाने से अगर 40,000 50,000 वायलेशन अगर है, जी। तो यही चीजें माना जाए कि 50% लोग इसका पालन कर रहे हैं, 50% लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जी। तो वो 50% को और रिड्यूस करते करते उसको जीरो तक लेके जाने की आवश्यकता सर एक ट्रैफिक पुलिस हमारे ड्यूटी कर रहे होते हैं, किसी बिना हेलमेट वाले को किसी को पकड़ते हैं, बिना लाइसेंस वाले को पकड़ते हैं, तुरंत गाड़ी से उतरे, फोन लगाए, ऐसा फोन कॉल आता है सर आपके पास भी? आते हैं, फोन कॉल्स तो आते हैं, परंतु उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लगातार सबको बताते हैं कि अगर आपके फोन से अगर मैं हम किसी को छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसकी जान को जब खतरा आएगा, जब एक्सीडेंट होगा, तब तो कोई छोड़ेगा नहीं उनको। जी। एक बार हमसे किसी के फोन से अगर कोई बच सकता है, लेकिन अगली बार तो दुर्घटना से तो नहीं बच सकता। जी। तो लोग इस चीज के लिए कन्विंस हो जाते हैं और लगातार सहयोग भी मिलता है। जिनका रहता है कि कभी कभी किसी का फोन आता है, अगर जेन्युइन लगता है कि हाँ उसको कहीं जाना है जल्दबाजी में, तो हम भी उसकी मदद करते हैं, उसको छोड़ते हैं। लेकिन अधिकांशतः ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पे जनरली फोन बहुत कम आते हैं। सभी को मालूम, क्योंकि अब कैमरे पे कैद है। हमारा जो आईटीएमएस का कैमरा है वो कैद करके रखा हुआ है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रखता है 7 सेकंड का। तो जो भी चीज हमारे पास में प्रूफ के साथ है, इस कारण से लोग अब इन चीजों पे बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं। लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग हमको शहर में मिल रहा है। सर हमारे यूथ, कुछ नए यूथ हैं जो बाइक राइडिंग करते हैं, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ऐसे युवाओं से आपकी क्या अपील होगी या चेतावनी? आज जो यूथ हैं वो बाइक लेके घूमते हैं। मैं आपको एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा। अभी करीब 1 महीने पहले एक शाम के समय हम लोगों ने एक बाइक पकड़ी थी। उस बाइक की कीमत मार्केट में हम लोगों ने पता कि वो 22 लाख रुपए की बाइक थी। वो 22 लाख रुपए उस युवा के पास तो आ नहीं सकते। बिल्कुल। निश्चित रूप से वो पैसा उसके पिताजी ने या माँ ने कोई भी उसने करके दिया है। तो मैंने उनके पिताजी से बात की, उनके पिताजी को बुलाया था, उनसे यही पूछा था कि क्या आवश्यक था कि आपके बेटे को आप 22 लाख रुपए की बाइक दो, और जिस दिन आपने 22 लाख रुपए की बाइक दी, क्या इसको आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए थे कि आप हेलमेट पहनोगे, स्पीड बाइकिंग नहीं करोगे, स्टंट नहीं करोगे?
तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार से अगर बाइक उपलब्ध कराते हैं तो सबसे पहले तो मैं परिजनों को जिम्मेदार मानता हूँ कि आपको उस चीज के लिए अपने बच्चे को एक जिम्मेदारी उसकी फिक्स कीजिए कि इस प्रकार की बाइक अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास में है पैसे और आप खरीद सकते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आप अपने बच्चे को जिसकी कीमत, बाइक की कीमत तो 22 लाख रुपए, आपके बच्चे की कीमत तो करोड़ों अरबों रुपए है, मतलब अमूल्य है, उसकी तो कोई कीमत नहीं है। आप जो है उस बच्चे को मौत का सामान कैसे दे सकते हैं? और ये चीजें यूथ जो है उस चीज को जब समझने लगे कि पिताजी के द्वारा या माँ के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो उनको तो उड़ने की एक एक ऊंची उड़ान की हर किसी यूथ की इच्छा होती है, तो वो ऊंची उड़ान उनको नहीं मालूम कि ऊंची उड़ान उनको किसी भी दिशा पे ले जा सकता है, और वो एक उच्छृंखलता जो आती है, उद्दंडता जो आती है, वो बहुत ही घातक है। तो ऐसे बाइक राइडर्स या जो भी स्टंट करने वाले हैं उनके खिलाफ हम लगातार शाम को कार्रवाई कर रहे हैं। बुलेट में जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के पूरे शहर को परेशान करते हैं, उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें हम लोग उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि उनकी गाड़ी बुलाए और चलानी कार्रवाई नहीं, उसमें पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स के सामने हम उनको समझाइश देते हैं, उनको सुधार करते हैं। तो इससे काफी सुधार आ रहा है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस चीज को लेकर जब पुलिस के पास आते हैं तो उनको भी इस बात की समझ होती है, तो वो अपने बच्चों को समझाते भी हैं। तो धीरे धीरे करके हम पेरेंट्स को भी जगाना चाह रहे हैं कि यूथ को वही सम्मान दीजिए या उतनी ही सुविधा दीजिए जितने में वो सुरक्षित रहे और आपका भविष्य है, क्योंकि माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा भविष्य होता है, और आप अपना भविष्य कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं बिना हेलमेट के? कैसे आप अपने बच्चे को इस पूरी दुनिया में छोड़ सकते हैं कि आप कहीं भी जाके एक्सीडेंट कर लो? तो ये चीजें हम चाह रहे हैं। और यूथ को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी उड़ान भरने के लिए बाइक ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें, आपकी सफलता भी आपकी उड़ान में ही है। आप सफल इंसान बनिए। सफल इंसान बनने के लिए स्पीड बाइकिंग करना या स्टंट करना आवश्यक नहीं है। वो एक समय क्षणिक आपको मन को एक खुशी दे सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्टंट करता हूँ, बट आपको समाज में या सोसाइटी में आपको कोई स्थान दिलाएगा, मैं नहीं समझता। वही अगर आप अपनी पढ़ाई या अपने पैशन के साथ में आप सिंगिंग करते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या जो भी पैशन है, जो एक क्रिएटिव पैशन बोल सकते हैं, उसके साथ अगर आप जाते हैं तो आपको समाज में एक स्थान भी मिलेगा, एक पहचान भी मिलेगी, आपके माता पिता का नाम ऊंचा होगा। तो जब आपके पास में ऐसे बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं जिसमें आप स्वयं का नाम कर सकते हो, अपने माता पिता का नाम ऊपर कर सकते हो, तो स्टंट या बाइक राइडर्स जैसे काम को क्यों करना है कि जिसमें हर साल पर, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स बाइक का शौक रखते हैं, स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स पे अगर आपका है, तो उसके पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, उसके प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, आप वो कीजिए, उसके बाद आप उस स्थान पे कीजिए। रोड में आम जनता जहां चलती है वहां पे स्पीड बाइकिंग नहीं होती, वहां पे स्टंट नहीं होता। स्टंट करने के लिए आपके अलग अलग स्थान होते हैं। तो इन जगहों पे यूथ को हम यही कहना चाहेंगे, और पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, तो आपके कारण आपके परिजनों को भी परेशान होना पड़ता है रात में, और उनके आपके परिजनों को भी आपके कारण आना पड़ता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे कोई भी हरकत ना करें जिससे एक सभ्य समाज को कोई नुकसान हो और आपके परिजनों को नुकसान हो। और उड़ानी भरना है तो एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, मिग 27 उड़ाओ, 21 उड़ाओ, चेतक उड़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, उड़ान भरने की अगर इच्छा है तो उड़ान के बहुत सारे रास्ते, सफलता की उड़ान भरिए ना आप। सफलता की उड़ान में जो खुशी है वो किसी में कहाँ है? तो आप सफलता की उड़ान को छोड़ के वो क्षणिक आपका दोस्त बस तारीफ करता है आपके साथ में जो चलते रहता है, जो आपके मौत से ज्यादा बेफिक्र है, वो उसको नहीं मालूम कि आप किस दिशा में जा रहे हो, सिर्फ वही आपकी तारीफ करता है कि क्या बढ़िया तू बाइक चलाता है, क्या बढ़िया तू दोनों चक्के ऊपर नीचे करा लेता है। तो ये सब चीजें क्षणिक आपको खुशी दे सकती है, लेकिन इसके साथ में आप उस क्षणिक खुशी के लिए अपने इस अमूल्य जीवन को संकट में मत डालिए। अपने माँ बाप क्या भविष्य है, आप उनके लिए सोचिए। जब आंधी तूफान तेज बारिश वगैरह जब होता है, चारों तरफ से यातायात ठप हो जाती है, तो किस तरीके से आप लोग कैसे काम करते हैं? जब भी विपरीत स्थिति होती है तब काम करना ही तो पुलिस की पहचान है। विपरीत स्थिति में ही जो वर्दीधारी होते हैं वो अडिग रहते हैं, वही उनको समाज में बाकी सबसे अलग स्थान देता है, चाहे फौज के लोग हों चाहे वर्दीधारी लोग हों। तो यही स्थिति हमारे साथ भी बनती है। ट्रैफिक पुलिस में यही होता है कि कई बार मौसम बहुत ज्यादा खराब है और कई बार बहुत विपरीत स्थिति है। जैसे अगर गर्मी के दिनों में देखेंगे तो मई और जून के महीने में जहाँ लोग अपनी गाड़ियों के अंदर भी गर्मी का एहसास करते हैं, उस समय में हमारा ट्रैफिक का जवान जो धूप में भी है, सिर्फ एक गमछा लपेटे हुए या सिर पर कैप डाले हुए, आप सभी के लिए एक उचित मार्ग, एक उचित रास्ता आपके लिए क्लियर करके रखता है। तो वो एक जज्बा हम लोग के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और अभी जैसे भी बारिश का टाइम था, बारिश के टाइम में भी लोग छाता लेके घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। हमारा जवान जो है वो आपके सड़क, क्योंकि अगर वो छाता लेकर के किनारे में खड़ा होगा तो आपके लिए क्या व्यवस्था कर पाएगा, तो वो उस समय इस चीज की चिंता नहीं करता कि वो भीग जाएगा या उसको भी सर्दी जुकाम हो सकता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही जज्बा होता है कि शहर के लोग जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं, वो कहीं जाम पर ना फंसे। और जैसे विपरीत स्थिति आती है तो मैं तो कहता हूँ कि जनता भी हमारी काफी सहयोगी है। जब भी कहीं पर जाम की स्थिति बनती है या विपरीत स्थिति होती है तो बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। गर्मी के दिनों में देखे होंगे बहुत सारी संस्थाएं जो हमारे जवानों को आकर मठा छाछ जैसी चीजें देते, कैप उनको पहना के जाते, कोई चश्मा उनको पहना के जाते हैं। मतलब ये उनकी भावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि वो जवान चश्मा नहीं पहन सकता अपने पैसे से, या शासन उनको नहीं दे सकती, या वो मठा अपने पैसे से नहीं दे सकती, लेकिन आम जनता जब इस रूप में जुड़ती है और उनको अप्रिशिएट करती है, वो उनका एक अप्रिशिएशन का एक स्टाइल है,
तो हमारे जवान जो जनता के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है और वो दोगुनी शक्ति के साथ में वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक जनता और पुलिस के बीच में एक संबंध जो बनता है, यही चीज हमको अच्छे कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है। सर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आपके अंदर एक विशेष गुण है सर, गाने का कला है सर। ये कहाँ से आया सर आपके अंदर, ये कब कब शुरुआत हुई इसकी? देखिए, पुलिसिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन है जी। और सिंगिंग राइटिंग ये जो है मेरा पैशन है जी। तो प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ लेके चलना थोड़ा सा कठिन होता है। सब यही मानते भी हैं कि पुलिसिंग में के बीच में आप अपने पैशन के साथ नहीं चल सकते, परंतु मैं तो इस चीज को झुठलाना चाहता हूँ। अगर आदमी अपनी इच्छा शक्ति रखे तो प्रोफेशन और पैशन दोनों साथ साथ चल सकता है। आपको कुछ समय अपने लिए निकालना पड़ता है। तो जब कभी भी पुलिसिंग के काम से मेरे को कुछ भी समय अपने लिए मिलता है, उस समय को मैं अपने पैशन के साथ बिताता हूँ। जैसे मेरी किताब भारत के रत्न ज्ञानपीठ प्रकाशन ने छापी है, वो अमेजोन पे भी उपलब्ध है और मैंने वर्दीधारियों के ऊपर ही वो एक बुक लिखी। तो पुलिस में रहते हुए मैंने अपना समय निकाला, जो स्वयं का जो टाइम होता है, ड्यूटी आवर्स के बाद जो मेरा टाइम होता है, उसमें से मैंने आधे घंटे 1 घंटे स्वयं को दिया, अपने पैशन को दिया, तो मैं उस दिशा में हो गया। यूट्यूब में मेरे 2 लिखे हुए भजन हैं जी, तो वो भजन भी मैंने लिखा है। तो मैं उसके साथ में गाने का भी शौक रखता हूँ, तो कभी कभी गाना भी गुनगुना लेता हूँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, तो मैं वो सीख रहा हूँ। दरअसल मैं अपना सीखने का प्रोसेस कभी बंद नहीं करना चाहता, मैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस पे ही रहना चाहता हूँ। तो अभी जैसे मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, तो इस प्रकार से अपने आप को अपने पैशन के साथ में रखता हूँ, जिससे जब पैशन के साथ चलता हूँ तो मेरा मूड अच्छा रहता है, सब कुछ अपना शारीरिक रूप से भी अच्छा रहता हूँ, तो मैं प्रोफेशन को अपना ज्यादा एफर्ट दे पाता हूँ। मेरे को लगता है मैं अपने पैशन के कारण ही अपने प्रोफेशन में भी अपना 100% देने में सफल हो रहा हूँ। जी। कितना चैलेंजिंग नहीं लगता सर आपको कि आप 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 24/7 की ड्यूटी है आपकी? देखिए, चैलेंजिंग तो रहता है, क्योंकि आप जब ड्यूटी से जाते हो तो आपके घर में भी आपका परिवार भी इंतजार करते रहता है, उनकी भी अपेक्षाएं आपसे होती है, उन अपेक्षाओं पे भी आपको खरा उतरना है, उनकी भी इच्छाएं हैं आपके साथ में। मेरी 2 बिटिया है, उनकी भी अपेक्षाएं होती है कि पिताजी के साथ में कुछ समय बिताएं। उन चीजों को भी करने के बावजूद भी अगर चाहो तो आदमी 1 घंटा अपने लिए निकाल सकता है। तो जो 1 घंटा रहता है वो अपने आप को देता हूँ मैं और उसके साथ करता हूँ। अभी मैं एक बुक और लिख रहा हूँ, वो बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो जाएगी। तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ पैशन के साथ चल रहा हूँ। सर वो जो आपकी किताब है उसका क्या है? उसमें मैंने भारत के रत्न लिखा हुआ है, उसमें 4 दोस्तों की कहानी लिखा हुआ। उसमें मेरा कहना है कि जिस प्रकार से भारत के रत्न, अगर एक आम व्यक्ति से कोई पूछा है कि भारत के रत्न कौन है, तो किसी फिल्म स्टार का नाम आता है, किसी क्रिकेटर का नाम आएगा, किसी का इस प्रकार से नाम आएगा, लेकिन कोई वर्दीधारी को कभी भारत रत्न के रूप में आम व्यक्ति से उसका नाम कभी नहीं आएगा। तो मेरी उस बुक में मैंने वो एक वर्दीधारी को भी भारत के रत्न बताया कि अगर भारत माता की सेवा करते हो, भारत माता की सेवा करते करते आप शहीद होते हो या भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करते हो, तो आप भी भारत के रत्न हो। तो इस प्रकार से मैंने उस किताब एक लिखी थी, क्योंकि वर्दी में हूँ, वर्दीधारियों को देखते रहता हूँ, अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को देखते रहता हूँ, तो उन चीजों को लेकर मैंने एक ताना बाना बुना था और वो एक किताब के रूप में बन के आ गई। नहीं, ये तो सच्चाई है सर कि वर्दीधारी रियल हीरो है। बॉलीवुड नहीं, रियल हीरो सभी हैं। मैं किसी पुलिस वालों को रियल हीरो नहीं कहता, सभी अपने अपने फील्ड में, क्योंकि देश का नाम ही ऊंचा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वर्दीधारी भी भारत के रत्न हैं। मतलब मेरा कहना है, ऐसा नहीं कि मैं भारत के रत्न अवार्ड से रिलेटेड नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भारत देश के लिए, अगर भाई रत्न एक ही नहीं, अकबर के 9 रत्न थे, दरबारों में 9 रत्न हुआ करते थे। तो जो भारत के रत्न है उसमें हमारा वर्दीधारी भी भारत के रत्न है। समाज के, सोसाइटी के द्वारा उसको भी रत्न के रूप में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो चीज लेकिंग होता है। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी। मेरे बुक का एक बहुत अच्छा पार्ट उसमें ये है कि एक सिपाही जो है वो ट्रेनिंग स्कूल से वापस जा रहा है अपनी माँ को देखने के लिए। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो हड़बड़ी में गया तो रिजर्वेशन उसका ट्रेन पे हो नहीं पाया है। वो वर्दी में भी है, लेकिन उसको पूरे टाइम अपने घर जाते तक एक भी सीट पे कोई उसको बैठने के लिए ऑफर नहीं मिलता। तो मैंने उसी चीज को बताया कि जब ये संकट काल होता है देश के ऊपर, जब संकट आता है तो वर्दी के प्रति सम्मान, जैसे कोविड आया, वर्दी के प्रति सबका स्नेह सम्मान सब कुछ बना हुआ था, लेकिन जैसे ही शांति काल आता है तो उस वर्दी के प्रति लोगों की धारणा थोड़ी बदल जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर मैंने उस बुक को लिखा है, जिसपे अपनी भावनाएं जो है मैंने काफी पर्सनल बुक है सर, मैं पढ़ूंगा। जरूर 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 जरूर। सर मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। मैं जनरली यूथ के लिए वीडियो बनाता हूँ जो यूपीएससी सीजीपीएससी की इंटरव्यू तैयारी कर रहे होते हैं। तो सर मेरे व्यूअर्स के लिए आप सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस और हैप्पीनेस ये दोनों बहुत ही अच्छा नाम है, जो हमारी प्राथमिकता पे भी है। एक यूथ से पूछो क्या चाहते हो, सक्सेस क्यों, हैप्पीनेस के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ सक्सेस पे ही हैप्पीनेस मिलती है, ये सही बात है, लेकिन सक्सेस हमेशा एक फिक्स पैरामीटर पे नहीं हो सकता। सफलता वही होती है, जैसे मैं कहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
जरूरी नहीं कि हर कोई शासकीय कर्मचारी बने या शासकीय पदों पर जाए तभी उसको हैप्पीनेस मिलेगी। वही सफलता है। सफलता जो चीज आप लक्ष्य बनाते हो उसको हासिल करना ही सफलता है। अगर एक रिक्शा चालक ने लक्ष्य यही बनाया कि एक बढ़िया सुंदर सा रिक्शा खरीदूं और उसके बाद में उसके 2 बिटिया है या घर में 2 बच्चे हैं, उसका ठीक ठाक मैं पालन पोषण कर लूं, खाना खिला लूं, मेरी बीवी है उसकी आवश्यकताएं जो है फाइनेंशियल थोड़ी बड़ी उसकी थोड़ी पूर्ति कर लूं और रात में मेरे को चैन से नींद आ जाए, तो मैं भी ये मानता हूं वो भी उतना ही सफल इंसान है जितना कोई एक प्रशासनिक फील्ड पे बैठा हुआ आदमी। तो सक्सेस जो है वो आप जो एक लक्ष्य बनाते हो, अच्छा लक्ष्य, अच्छी दिशा पे निर्धारित लक्ष्य जो आपको सम्मान देता हो, जो आपको फाइनेंशियली से एक सपोर्ट करता हो, ऐसा बनाया वो लक्ष्य आप हासिल कर लेते हो, वो एक सफलता है। और जब वो मानोगे कि यही सफलता मेरी चाही गई सफलता ही थी, तो हैप्पीनेस आपको अपने आप मिल जाएगी। सफलता पे कभी भी आप बहुत ज्यादा एक हाई स्टैंडर्ड बना के रखेंगे तो हमेशा एक परेशानी के साथ भी चलेंगे। आवश्यक नहीं, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत, मैं नहीं कहता कि लक्ष्य हमेशा छोटे रखो, बड़ा लक्ष्य रखो, परंतु उसके साथ साथ देखो जीवन में वही सब कुछ नहीं है। उसके नीचे का स्टेप भी आपका लक्ष्य ही है, उसके नीचे का स्टेप भी आपका लक्ष्य है, उसके नीचे का स्टेप भी लक्ष्य है। अगर आपने एक स्टेप भी ऊपर चढ़ लिया तो वो आपकी सफलता है। 10वें स्टेप तक भी पहुंचोगे तो भी सफलता है। तो 10वें स्टेप की सफलता को एंजॉय करना चाहिए। आवश्यक नहीं कि 10वें वे ही एंजॉय करो। आप अगर पहले पे भी एंजॉय कर लो और 8वें पे भी एंजॉय कर लो, 5वें पे भी एंजॉय कर लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सक्सेस को कैसे आप अपने हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा आपने बताया। और आपका एक बिजी शेड्यूल रहता है सर, उसके बाद भी हमारे लिए टाइम निकाले, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।